देखो जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है अपना 7 नंबर का जो चैप्टर है अन्न रक्षा अध्याय है ना। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें जो टॉक्सिन है, जो भी विष वाली चीज़ें वो खा लेता है, तो उससे क्या क्या जो सिम्टम्स है वो क्रिएट होंगे। और जो सेकंड पार्ट है उसमें विरुद्ध आहार पढ़ेंगे अपन, संसर्जन कर्म पढ़ेंगे। और जो थर्ड पार्ट है उसमें त्रय उपस्तंभ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे और पीजी में भी पूछते हैं ना। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर पीजी और पीयू से। और यूजी में तो संसर्जन कर्म पंचकर्म में थोड़ा इंक्लूड आ जाता है इसका, तो ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, या चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने। ठीक है, तो इसके जो पार्ट फर्स्ट है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें अन्न रक्षा अध्याय में देखो, सबसे पहले तो ये बता रखा है कि चिकित्सा की जो चिकित्सक जो डॉक्टर्स होता है उसका स्थान क्या होता है। यानी पहले जो पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा को ध्यान में रखकर ये वाग्भट संहिता लिखी गई थी। ठीक है, तो राजा महाराजा जो हुए थे उनके लिए तो जो डॉक्टर्स है वो उसी जहाँ पर राजा महाराजा रह रहे हैं उनके साथ ही होना चाहिए। ठीक है, तो राजा महाराजाओं के साथ इसीलिए इस ग्रंथ को इस हिसाब से लिखा गया है। चिकित्सा का स्थान है ना, जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, उसका क्या स्थान होना चाहिए। तो राजा को चाहिए कि प्राणाचार्य, प्राणाचार्य यानी कि जो उसके प्राण बचाता है ना, उसका निवास स्थान क्या होना चाहिए, उसके राजगृह जहाँ पर वो रहता है राजा, वहां पर ही उसके समीप होना चाहिए। मतलब ताकि कुछ भी राजा को कुछ हो जाए है ना, तो उसको ज्यादा दूर लेने नहीं जाना पड़े डॉक्टर को, डायरेक्ट पास है तो फटाफट आ जाएगा, देख लेगा। ठीक है, इसलिए चिकित्सक सदैव और सभी अवस्थाओं में जागरूक सतर्क रहना चाहिए। वो जो डॉक्टर है वो भी एक्टिव होना चाहिए। हाँ भाई, राजा को कुछ हो गया, फटाक से तुरंत निकल लिया, है ना। तो ये चीज बता रखी कि जो डॉक्टर्स का स्थान है वो कहाँ होना चाहिए ना, राजा के लिए बता रहा है। तो नॉर्मल अपन भी जानते हैं, हॉस्पिटल अभी के लिए बात करें तो हॉस्पिटल कहाँ होने चाहिए, तो यानी कि हर गाँव में होने चाहिए हॉस्पिटल। ठीक है, ताकि क्या है कि कोई भी क्रिटिकल स्टेज आ जाए तो ऐसा नहीं कि अपन सिटी तक ले जाने में वो निपट ले, है ना। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या है, वो सेम बात है जो कि अभी भी लागू हो रही है। राजा का जगह अपन क्या हो गया कि जो गांव वगैरह में है तो वहां पर हॉस्पिटल होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए पीएससी वगैरह होती है, सीएससी हो गई, है ना। तो ये चीज वैसे ही है समझने के लिए। फिर विष से राजा के अनुपान की रक्षा कैसे करनी चाहिए, ताकि वो क्या है कि जो भी विष, क्योंकि राजा और महाराजाओं को ऐसा खतरा रहता था हर कोई मारना चाह रहा है ना, ताकि कुछ खाने में विष मिला के मार दे, तो इसलिए क्या डॉक्टर होना चाहिए ताकि वो परीक्षा कर ले, हाँ ये खाना में जहर है या नहीं है। तो ये चीज इसमें बता रहा। अब देखो, यदि चावल है ना, जो भात है, उसकी परीक्षा कैसे करेगा एक डॉक्टर। यदि आप हो तो आपको पता तो होना चाहिए कैसे, आप आपके सामने चावल है, इसमें जहर है नहीं है, तो आप कैसे परीक्षा करोगे। तो देखो उसमें कैसे परीक्षा करेंगे कि देखो पहले जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, है ना, यही ध्यान रखना, आप सारे मत ध्यान रखना। तो देखो इसमें टपकने योग्य जो अपन चावल बना रहे हैं भात, है ना, वो क्या हो जाता है कि स्त्राव युक्त, यानी कि टपकने योग्य होने पर भी इसे छाना नहीं जा सकता। यानी अपन पानी को छान सकते हैं, चावल में यदि थोड़ा बहुत पानी होगा उसे छान सकते हैं, लेकिन ये छानने योग्य होते हुए भी अपन उसको छान नहीं सकते यदि उसमें जहर मिला दिया। ठीक है, फिर क्या कहता है, ये पचने में जो अपन पकाते हैं इसको, तो ये क्या होता है, ताजा पकाने पर भी अपने को कैसा लगेगा, बासी हो गया ऐसा। ठीक है, अब दूसरी बात, तीसरी बात इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है कि भात की भाप जो स्टीम होती है, जैसे अपन कुकर में पकाते हैं उसको चावल को, तो वैसे ही स्टीम में उसमें जनरेट होती है। तो उस स्टीम का रंग कैसा बता रहा है, मोर के कंठ के समान नीली होती है ना। वो स्टीम आएगी, उसका रंग कैसा होगा, नीला होगा, जैसे उसका मोर का कंठ होता है ना वैसा। इसीलिए इस कोटेशन में भी लाइन आई है, वो इंपॉर्टेंट है, मयूर कंठ तुल्योश। ठीक है, ये किसके लिए आई है, तो जो विषयुक्त भात होता है उसके लिए आई है ना, उसके स्टीम के लिए। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो सेवन के मोह, जब वो सेवन करेगा राजा या कोई भी इसको टेस्ट कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चक्कर आने लगेंगे या मूर्छा आ जाएगी, अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी, क्योंकि जहर खाएगा तो उसमें ऐसी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, बस ये ध्यान रखना आप, थोड़ा थोड़ा रिमेंबर, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। फिर देखो भात का वर्ण है, यानी उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा, है ना। उसकी स्मेल थी वो नहीं आएगी, वो अलग डिफरेंट स्मेल आएगी, या फिर हीन गंध आएगी जिसको सूंघ ही नहीं सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें विष युक्त व्यंजन, यानी कि विष युक्त कोई भी मिठाई हो गई, है ना, खाना हो गया, तो उसकी बात करें अपन। चावल की बात पहले कर ली, अब जो भी व्यंजन है उसकी परीक्षा कैसे करेंगे। विष युक्त भोजन शीघ्र ही सूख जाता है, अपन पका रहे हैं लेकिन वो जल्दी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, जिस जल में इसे पकाया जाता है ना, वह उसका कलर चेंज हो जाएगा, श्याम वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, ये बात रखना, जो भी जल में अपन कोई भी पका रहे हैं तो उसका क्या हो जाता है, कलर एकदम चेंज हो जाएगा। कब, जब उसमें विष मिला दिया जाता है ना, तो ध्यान रखना। फिर अगली बात क्या कह रहा है, जल में छाया, यानी जो जल है उस जिस जल में अपन पका रहे हैं उसमें क्या होगी, अपन शेडो देखेंगे, शेडो यानी कि छाया देख रहे हैं अपनी, तो वो भी क्या होगी, एकदम हीन होगी या विकृत होगी। ठीक है, बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, क्लियर जो विजिबल होता है अपने को तो वो होएगा ही नहीं।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फिर क्या बोल रहा है, ऐसे खाद्य पदार्थ में झाग बन जाते हैं, है ना, ऊपर रेखाएं बन जाएगी, तंतु या बुलबुले बन जाएंगे, तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी उस विषयुक्त व्यंजन में, जब अपन पका रहे हैं या पकाने के बाद जो भी है स्टेज है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये दो चार चीजें आप ध्यान रखना इसमें। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, जो विषयुक्त मांस रस है। अब किसकी बात कर रहा है, विषयुक्त मांस रस की होगी, दूध और दही की बात कर रहा हूँ कि मांस रस में नीली रेखा है। अब देखो यहाँ पर रेखाओं से डिफेंड करेंगे या उसके कलर कैसे चेंज होता है ये समझना। जो मांस रस है उसमें कैसी विष मिला देगा, नीली रेखा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीजें पीजी में बहुत ज्यादा पूछता है, यूजी में तो कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन पीजी में पूछेगा, तो इसलिए आप यही याद रख लो कि जो मांस में यदि कोई भी जहर मिला देता है तो कैसी रेखाएं बन जाती है, उसमें नीली रेखा है। जबकि आपके दूध है ना, आप जो मिल्क पीते हैं उसमें यदि कोई जहर मिला देता है तांबे के समान, है ना, कॉपर वर्ण के समान क्या बन जाता है, उसका कलर हो जाता है चेंज। ठीक है, और दही है उसमें काले रंग की रेखाएं दिखने लगती है आपको, जो ड्रॉप गिराओगे आप जहां पर भी, तो उसमें कलर चेंज होगा। कलर चेंज होगा तो मांस में कैसा नीला हो रहा है, जबकि आप दूध में डाल रहे हो तो कैसा हो रहा है, कॉपर के कलर का हो रहा है। दही में डाल रहे हो तो काला हो जा रहा है। तक्र मतलब छाछ में कैसा हो रहा है, पीला या काला हो जाता है, क्योंकि तक्र भी तो किसका रूप है, दही का ही तो रूप है, दही से ही तो बनाई जाती है, तो उसमें भी काला तो होगा ही सही, श्याम वर्ण होगा। लेकिन एक और वर्ण बता रखा है ये पीला। फिर बात कर रहा है घी की, बात कर रहा है तो वो पानी के समान, क्यों, घी एकदम कैसा होता है, पिछल होता है, लेकिन उसको जैसे ही आप डालोगे उसमें जहर, तो वो कैसा हो जाएगा, एकदम वाटर के समान हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, दही की जली भाग। ठीक है, दही दही में आप जो जली भाग होता है उसकी बात बता रहा है, कबूतर के वर्ण के समान हो जाता है। बाकी ये जो मेन है ना, मांस वाला, दूध का, दही का और तक्र का और घी का ध्यान रखना। ठीक है, फिर मध्य और जल में काली रेखा हो जाती है। जो वाइन है उसमें यदि आप, या जल में है ना, वाटर है उसमें यदि आप विष मिला देते हो तो क्या हो जाता है, वो काली, काले ब्लैक कलर की रेखाएं बन जाती है। ठीक है, मधु यानी कि शहद में आप डाल रहे हो विष, तो कैसी हो जाएगी, हरे रंग की, और तेल और लाल रंग की रेखाएं जनरेट हो जाती है। तेल में कैसी हो जाएगी, लाल रंग की, मधु में कैसी हो जाएगी, हरे रंग की, और मध्य यानी कि वाइन में और जल में डाल रहे हो तो काली, है ना, काला, हरा और लाल ध्यान रखना। लाल कहाँ पर होता है, तेल में, मधु में डाल रहे हो तो हरा रंग का, है ना। विष के कारण कच्चे फल पक जाते हैं। अब यदि आपने कच्चे फल में विष मिला रखा तो वो पक जाएगा, और पके फल क्या हो जाएंगे, ज्यादा ही उनको पकाएगा तो वो सड़ जाएगा। विष मिलाने से दो कंडीशन फल में दिख रही है कि कच्चे फल पक जा रहे हैं और पके फल सड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी थी। तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि कलर कैसे चेंज हो रहा है, ये आप ध्यान रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस जो मैं बता रहा हूँ वो अंडरलाइन करते रहना। बीजदाता के लक्षण, जो आपको जहर डाल रहा है, ठीक है, आपको उसकी परीक्षा करनी है ना, कि यार किसने जहर दिया, तो आप चार पांच जनों को बुला लोगे कि भैया इन पे डाउट है ना, डाउट है, तो फिर उनके लक्षण देखोगे। उनके लक्षण कैसे देखोगे, कि उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे, व्यक्ति का मुख क्या होगा, काला हो जाएगा, मतलब उसका शर्मनाक होगा, फिर वापस क्या हो रहा है, सूखने लगता है, वो उसका ड्राई हो जाता है, क्योंकि उसमें डर रहता है ना। आपने हार्मोन पढ़ेंगे, हार्मोन के चेंजेस होते हैं जिसके कारण उसका क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, लार सूख जाती है। फिर उद्देश्य के बिना ही क्या होता है, इधर उधर देखने लगता है, जैसे अपन कुछ पूछेंगे नहीं उससे पहले वो इधर उधर देखने लगेगा कि कहीं मुझसे नहीं पूछ ले, है ना। तो ये सिम्टम से आप पहचान सकते हो, हाँ भाई इस पे डाउट हो सकता है अपने को। ठीक है, फिर क्या है, उसको पसीना, मतलब पंखा चल रहा है या अपने बिल्कुल शीत प्रवृत्ति, फिर भी उसको पसीना आने लगेगा। ठीक है, फिर कपकपी लगाना, कपकपाने लगेगा, फिर डरा हुआ लगेगा, है ना, घबराया हुआ लगेगा कि कहीं मेरे पे नहीं शक कर ले, है ना। तो ये चीजें फिर चलने में क्या होगा, थोड़े लड़खड़ाने लगता है, जैसे पाँव दूज रहे होंगे ना उसके, वो कंडीशन है। फिर जम्बाई आने लगेगी, उबासी लेने लगेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट उसको टेंशन है, तो ये सारी कंडीशन वही बता रहा, हार्मोन जनरेट होता है ना, अपन ने पढ़ा था हार्मोन वाले चैप्टर में। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि एक डर हो रहा है उसके मन में, है ना। तो विषदाता के लक्षण भी ध्यान रखना, अच्छा है, क्वेश्चन आया हुआ है। फिर विषदाता, जो विषयुक्त अन्न की यदि अग्नि से आपको पता पड़ गया, हाँ इसमें कुछ विष हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है कुछ ना कुछ इस भोजन में, तो आप उसकी परीक्षा कैसे करोगे, उस भोजन की परीक्षा कैसे करोगे, या तो उसको किसी पशु या पशु को या पशु पक्षी को खिला दो तो पता पड़ जाए, या खुद खा के देख लो, मरा तो ठीक है, मरने के बाद तो वैसे ही नहीं बता पाओगे आप, दूसरा ही देखेगा, तो ये किसी जानवर को खिलाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी परीक्षा कैसे, अग्नि से की जा सकती है। अग्नि से कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ। अग्नि में क्या करना है, विषयुक्त अन्न है उसको अग्नि में डालोगे तो क्या होगा, अग्नि एक एक ही आवृत्त में, यानी कि जैसे एक लो होती ना उसी तरह चलती रहेगी, और उसमें क्या क्रैकिंग की साउंड क्रिएट होगी, यानी चट चट की आवाज आने लगेगी। ठीक है, तो फर्स्ट बात ध्यान रखना, एक ही आवृत्त में वो जलती है, जैसे एक लो है तो एक ही लो में क्या करेगी, जलेगी। फिर दूसरी बात क्या है, उसमें चट चट की आवाज आएगी। फिर तीसरी बात क्या बता रहा है, धूम लो, और जो लो है उसकी, है ना, वो जैसी कलर की दिखती है वैसे नहीं दिखकर मोर के कंठ, मोर के कंठ कहाँ पर आया था, अपन ने पढ़ा था भाप, काय की भाप स्टीम पड़ी थी अपन ने, जो चावल पका रहे उसकी स्टीम, उसका भी कंठ कैसे, मोर के कंठ नीला होता है, तो उसके समान ही क्या होती है, उसी के समान जो लो है उसका कलर भी हो जाता है। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखना। और उसमें स्मेल आने लगती है, जो आप अग्नि में डाल रहे हो ना, तो उसमें एक स्मेल आएगी, सही किसकी आएगी वो स्मेल, तो टॉक्सिन की आएगी। तो ध्यान रखना, एक तो चटचट की आवाज आने लगेगी और एक ही आवाज में वो लो बहने लगेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। फिर यदि आप पशु पक्षी को खिलाते हैं तो क्या क्या दिखते हैं आपको लक्षण पशु पक्षी को खिलाने के बाद। तो यदि आपको उस पर मक्खियां बैठ रही है ना, वो जहर वाले भोजन पे, तो मक्खियां बैठ रही है तो वो क्या करेगी, सडनली मर जाएगी। यदि कुआ खा गया उस भोजन को, है ना, तो उसका जो वॉइस होती है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, तो उसको जो वॉइस है वो क्षीण हो जाएगी, ठीक है। फिर विषैल अन्न को यदि यदि कोई भी तोता, है ना, तोता मैना जो भी देख ले, तो वो क्या करने लगते हैं, देखते ही जोर जोर से बोलने लगते हैं। कौन कौन, तोता और मैना, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, ये पीजी में बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। फिर हंस है, वो किसी एकाग्रता से खड़ा रहता है, लेकिन जैसे उसने विष देख लिया या कुछ खा लिया तो वो एकदम लड़खड़ाने लगता है। ध्यान रखना है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पर बंदर को खिला रहा है तो क्या कर रहा है, वो ज्यादा ही उसको दस्त रूप में हो गई, यानी मोशन जाना पड़ रहा है, डायरिया हो गया। तो बंदर जब भी टॉक्सिन खा लेता है क्या हो जाता है, उसको डायरिया हो जाता है, दस्तें लगने लग जाती है ना, स्टूल ज्यादा ही पास आउट होता है। फिर देखो क्या बता रहा है, विषैले अन्न को देखकर मोर क्या करने लगता है, नाचने लगता है, ठीक है। ध्यान रखना, तोता मैना तो क्या हो रहे थे, चिल्लाने लग रहे थे, लेकिन मोर क्या करता है, अपने पंखों को खिलखिलाकर नाचने लगता है। तो मोर जब भी नाच रहा होता है तो उसका एक तो रेनी सीजन भी हो सकता है रीजन, और दूसरा क्या है, या तो आसपास कुछ टॉक्सिन होगा या कुछ जहर वाले पशु पक्षी होंगे, ठीक है, विष वाले। तो ये रीजन भी है वहां पर, तो देखकर क्या नाचने लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें कुछ पॉइंट बताए जो मैंने, वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर बता रहा है विषाक्त अन्न से यदि आपको स्पर्श कर रहे हो, है ना, उसको फील कर रहे हो कि हाँ इसको छू लिया आपने, तो क्या क्या लक्षण आएंगे आपकी बॉडी पर, क्या हो जाएंगे, फफोले बन जाएंगे, खुजली चलेगी, दाग हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें आपको स्किन डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। अब इसकी चिकित्सा कैसे करोगे, उस पर आपको पता है विष क्या होता है, उष्ण होता है, उष्ण है तो उसकी शीत चिकित्सा करेंगे। तो शीत चिकित्सा में क्या, चंदन का लेप करवा दिया, आप उसको पहले धो दोगे, है ना, जो जहां पर विष लगा उसको क्या करोगे, परिषेक यानी धो दोगे, उसको पानी से लेकर उसको साफ कर दोगे क्लीन। फिर वहां पर चंदन यानी शीत पदार्थों का लेप कर दोगे, या फिर शीत पदार्थ में क्या आ रहा है, चंदन और गिलोय, ठीक है, इनका लेप कर देंगे, ताकि जो भी डिजीज हो रखी है वहां पर, फफोले, कंडू, है ना, ये जितनी भी चीजें बता रखी स्किन डिसऑर्डर, वो ठीक हो जाएंगे। सॉरी। तो देखो यहाँ पर फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, यदि आपने छुआ उसके बाद क्या करोगे, आप खा गए बाई चांस उसको, ठीक है, मुख में विष चला गया, तो मुख में विष चला गया तो क्या करेंगे, क्या क्या लक्षण करेगा, मुख में चला गया तो सलाइवेशन करवाएगा, यानी लाला स्राव करवाएगा, है ना, जीवा और ओष्ठ में जड़ता उत्पन्न कर देगा, स्टिफनेस टंग और स्टिफनेस और लिप कर देगा, ठीक है। फिर बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग हो जाएगी मुंह में। फिर दांतों में क्या होगा, हर्ष होने लगेगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कंडीशन हो रही है, कब, जब अपन उसको इनटेक कर लिया, और इनटेक भी किया, लेकिन कहाँ पर है वो, सिर्फ मुख में है, ठीक है, बकल केविटी में है, ओनली फॉर वो जो भोजन आपने ग्रहण किया, विष युक्त भोजन। तो और रस का ज्ञान नहीं होगा, आपको पता है सेंसरी जो रस का ज्ञान होता है वो कहाँ से होता है, टंग पर जो होते हैं पेपिलास, वहां से हो रहा है, ठीक है। तो उसको वो भी क्या करेंगे, खराब कर देगा, जिससे ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना। और क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ जो धनुस्तंभ हो जाएगा। तो ये जो भी डिजीज बता रखी मुख से रिलेटेड, तो अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं ये चीजें। तो ध्यान रखना, पहले क्या बताया इसने, स्पर्श से क्या हुआ, फिर बता दिया। अब खा गए आप तो आपकी चिकित्सा तो करनी पड़ेगी, तो आप क्या करवाते हो, गंडूश करवाते हो, है ना। तो वो चीज अपन मुख में करवाएंगे, ठीक है, गंडूस कराएंगे, मुख को भर के हिलाए डुलाए ना जा सके उसे क्या कहते हैं, गंडूस कहते हैं। और सभी विषनाशक चिकित्सा भी करेंगे, ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी गंडूस को देंगे, ताकि मुंह क्या हो जाए, पूरी तरह क्लीन हो जाए, ठीक है। फिर तीसरी, यदि वो इसोफेगस से भी कहाँ चला गया, स्टोमक में चला गया, है ना, खाने के बाद स्टोमक में चला गया, तो स्टोमक में जाने के बाद क्या सिम्टम आएंगे, तो रोगी को पसीना आने लगता है, मूर्छा आने लगती है, क्यों, क्योंकि एब्जॉर्ब होने लगा वहां पर, कुछ कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, तो उसको अनकॉन्शियसनेस आएगी, सही, वोमिट करेगा वो बार बार, है ना, दाह हो जाएगा, उसको बर्निंग होगी, पेट एकदम जलने लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ तक कि उसके जो स्टोमक अल्सर है वो भी क्रिएट कर देगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, हाँ भाई स्टोमक में जाने के बाद ये चीजें देखने को मिल रही है, तो ये चीजें आप लिख सकते हो, है ना। पेन होने लगा, एब्डोमेन पेन होने लगा, फिर उसकी भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको पता है कि कोई भी टॉक्सिन खा लेता है तो अपने मॉडर्न साइंस में भी यही कहती है कि डायरेक्ट उसमें नेजल के थ्रू डायरेक्ट एक इनटेक की जाती है, एक ट्यूब आती है, वो ट्यूब इनटेक की जाती है नेजल केविटी के थ्रू, डायरेक्ट उसको इसोफेगस, और इसोफेगस से डायरेक्ट का स्टमक में कर दी जाती है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, और इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, उसमें वाटर इंक्लूड करते हैं, और वाटर इंक्लूड करने के बाद थोड़ा बहुत उसको घींचते हैं, क्यों, क्योंकि स्टमक में गया है तुरंत, तो उसको क्या करना, घींचते हैं, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, कोई खा लेता है ना, कभी दवाई खा लेता है कुछ मरने के लिए, तो उन लोगों के लिए इस प्रकार से मॉडल। लेकिन अपने आयुर्वेद में क्या करते हैं, वमन करवा देते हैं, जैसे पेशेंट आया वमन कारक उसको चीजें दी और वोमिट करवा दो, ताकि जैसे भी जो भी वोमिट करेगा डायरेक्ट जो स्टमक में जो भी चीजें हैं वो निकाल देगा, और नीचे से भी निकाल देंगे, पकवाशी से विरेचन देंगे,
और विरेचन करवा देंगे, ताकि नहीं ऊपर से भी निकल जाए, ये एटलीस्ट अपन कह सकते हैं ईसोफेगस से एब्जॉर्ब नहीं हो उससे पहले ऊपर से भी निकाल दो, नीचे से भी निकाल दो। ठीक है, तो ये चीजें अपन दे देंगे उसको। फिर क्या करवाएंगे, नावन नश्य अंजन ये करवा देंगे, ताकि क्या हो, आराम से ठीक हो जाए। तो ये अपने आयुर्वेद में चिकित्सा की जाती है यदि स्टमक में चला गया। अब स्टमक में जाने के बाद तो अपने को पता ही है, चाहे वो पकवाशय में चला गया तो भी यही करवाएंगे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है कि विष सेवन के किए गए की चिकित्सा, जिसने विष सेवन कर लिया ना, उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे यदि एब्जॉर्ब हो गया, जैसा भी पेशेंट आया तो आपको ये चिकित्सा करनी, ध्यान रखना है, ये क्लिनिकल व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ध्यान रखना, आपके काम आएगी लाइफ टाइम। तो विष जिसने खा लिया उसकी चिकित्सा कैसे करोगे, यदि कोई भी जहर खा लिया और आपके पास आ गया साहब और आप आयुर्वेद के हो, है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये चिकित्सा करनी। क्या करोगे कि विष खाए हुए व्यक्ति का शोधन करवाओगे। ठीक है, उसको होमन विरेचन करवाना ही है, ताकि ऊपर से भी निकल जाए और नीचे से भी निकल जाए। ठीक है, और बाद में क्या करना है, हृदय, आपको पता है कि एब्जॉर्ब होने के बाद डायरेक्ट कहाँ जाएगा, लीवर और हार्ट पे जाएगी। तो आपको क्या ड्रग्स कौन सी देनी है पता होना चाहिए, हृदय के लिए, है ना, हार्ट के लिए, उसकी शुद्धि के लिए आपको पता होना चाहिए शुद्ध ताम्र भस्म, तांबे की भस्म बनाई जाती है ना। तो ध्यान रखना, भस्म बहुत ही बारीक होती है, ऐसी हो जाती है कि डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसे नहीं देख तांबा काट के खिला रहे हैं अपन, उसको बहुत ज्यादा भस्म की एक प्रोसेस होती है जो कि रसशास्त्र में आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में, भस्म बनाने की। ध्यान रखना, सूक्ष्म ताम्र भस्मों को मधु शहनी के साथ उसको क्या चटा देते हैं, है ना। तो ध्यान ध्यान रखना, यहाँ पर जो तांबे के भस्म है उसको किसके साथ दे रहे हैं अपन, मधु के साथ। तो फर्स्ट तो वमन विरेचन करवा दिया, फिर तांबे के जो ताम्र भस्म है उसको किसके साथ दे दिया, मधु के साथ। फिर तीसरी जो ये हृदय शोधन, आप देखो नीचे मैंने विमर्श में एक चीज लिख रखी है, ताम्र भस्म विषनाशक होती है। जो ताम्र भस्म दी वो विष का नाश करेगी, लेकिन जो हर्ट के लिए है वो क्या देंगे, स्वर्ण भस्म, हृदय को बल देती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही जो एब्जॉर्ब होने के बाद डायरेक्ट हर्ट पे गया वो ब्लड, और ब्लड पे हर्ट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट शो नहीं करे, उससे पहले आपने भस्म दे दी ताकि उसको एक स्ट्रेस यानी कि प्रोवाइड बल प्रोवाइड करने की शक्ति हो जाए, यानी कि वो हर्ट है आपको, वो उसको बल मिल जाए, है ना। तो इसलिए क्या देंगे, स्वर्ण भस्म देंगे, यानी सोने की बनाई गई भस्म देंगे। ठीक है, तो वो कितनी देंगे, तो हृदय के शोधन के लिए क्या दे रहे हैं अपन, स्वर्ण भस्म दे रहे हैं। ठीक है, तो वो कितनी दे रहे हैं, एक क्षण। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितनी देते हैं, स्वर्ण भस्म की मात्रा 2 नंबर में पूछ रखा है क्वेश्चन। तो एक क्षण, एक क्षण में कितना होता है, 3 ग्राम, लगभग 3 ग्राम के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, स्वर्ण भस्म दी जाती है हृदय की शोधन के लिए, हृदय को बल करने के लिए। और जो ताम्र भस्म है वो किसके लिए, विषनाशक, जो विष का इफेक्ट है बॉडी पर वो कम करने के लिए क्या देते हैं, ताम्र भस्म। तो ध्यान रखना, ये चिकित्सा करो, पहले शोधन, फिर ताम्र भस्म, फिर क्या दोगे, स्वर्ण भस्म। ताम्र भस्म किसके साथ, मधु के साथ, है ना। और जो स्वर्ण भस्म है वो कितनी मात्रा बता रखी, एक क्षण, यानी 3 ग्राम। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अंडरलाइन कर लेना, है ना। अब मैं बताता हूँ स्वर्ण, जो सोने की जो अपन ले रहे हैं भस्म बनाकर, उसके गुण बता रखे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते, अब कमल के पत्ते पर क्या होता है, वाटर का कुछ भी, वाटर का जो भी ड्रॉप होता है वो टिकता है क्या, नहीं टिकता है, एकदम का नीचे फिसल जाता है ना। तो वही उससे क्या कर रहा है, यहाँ पर उपमा दे रहा है ना, कंपेयर कर रहा है कि जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर जल नहीं टिकता है, वैसे ही क्या होता है कि जैसे अपन सोना की भस्म खिलाते हैं ना, हेम स्वर्ण भस्म खिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, शरीर में जो विष का प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और इससे दीर्घायु होती है ना। और गर्भ विश्व में भी यही चिकित्सा करनी चाहिए। अब गर्भ विष क्या होता है, दूषी विष क्या होता है, ध्यान रखो, मैंने ऊपर हेडिंग में इधर ऊपर लिख रखा है टॉप साइड में। गर्भ विष क्या होता है, एग्रीकल्चर पॉइजन। एग्रीकल्चर पॉइजन क्या होता है, जैसे कि आजकल जो सब्जी और ये उगाते हैं किसान लोग, तो इसको उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, केमिकल ही तो मिला रहे हैं, है ना। तरबूज को जो लौकी होती है एटलीस्ट उसमें एक इंजेक्शन लगता है और कितनी बड़ी लौकी हो जाती है। तो उस जो इंजेक्शन लग रहा है उसमें भी तो कोई ना कोई टॉक्सिन हो सकता है जो अपने शरीर के लिए नुकसान हो, तो उसमें भी सेम प्रकार की चिकित्सा ही करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपके पास कोई भी पेशेंट आ जाए तो इसीलिए तो पंचकर्म क्यों आयुर्वेद में ज्यादा प्रोवाइड करवा रखा है, मतलब ज्यादा इसको प्रधानता दे रहा है। प्रधानता इसलिए क्योंकि आपके पास पेशेंट कोई भी आए उसका पंचकर्म तो करवाना ही है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि गर्विश यानी जो भी सब्जी और ये बना रहे हैं अपन, तो सब में कहीं ना कहीं तो पॉइजन है ही सही। ठीक है, दूसरी विष क्या है कि जो अपन शरीर में जैसे वात पित्त कफ गड़बड़ा जाते हैं, या अपने आम दोष बनता है तो आम विष बन जाता है, या अपन ने कहीं ना कहीं आउटर पॉइजन खा लिया, तो वो चीज बता रहा। तो गर्विश आपको समझ में आ गया होगा कि गर्विश में भी यही चिकित्सा करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ताम्र चूर्ण के बारे में, उसको शहद के साथ चटाना है, और एक हृदय के शोधन के लिए क्या देते हैं अपन, हेम चूर्ण। तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये यहाँ पर एक लाइन है श्लोक की, तो न सज्जते हेम पांगे पद्य पत्रे अम्बु विषम। तो ये चीज किसके लिए आई है, तो ध्यान रखना है, ये
किसके लिए, विष के लिए बता रखी है, तो ध्यान रखने वाली बात है ना। यहाँ कंपेयर किससे कर रहा है, तो ये आपको पीजी में पूछ लेता है लाइन किसके लिए है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है वो पूरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्ट पूरा हो गया,